नमस्कार, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं समझो दिल्ली। तो जैसा कि आपने पिछले दिनों यह सुना है, एक लखनऊ गर्ल का जो केस सामने आया था, जहाँ पर एक कैब ड्राइवर को एक महिला ने तकरीबन 22 थप्पड़ मारे थे। तो ये बहुत ही बड़ा नेशनल इशू बन गया था। पर यहाँ दिल्ली में ठीक उससे उलट एक मामला हमारे सामने आया है कि एक मकान मालिक ने एक किराएदार औरत को बहुत ही बेरहमी से पीटा है। और वजह वजह सिर्फ यही थी कि उन्होंने 2 महीने से किराया नहीं भरा था। तो इस वजह से उन्होंने एक औरत पर हाथ उठाया, उन्हें ज़ख्मी किया, रेप करने की कोशिश की, उनके कपड़े फाड़े गए। तो उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक यहाँ पर हुआ है। इनसे हम जानते हैं मैडम, वो सिर्फ इसीलिए आया था कि आपसे किराया मांगने के लिए? नहीं मैम, किराए का तो बहाना हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हमें मेंटली टॉर्चर करने में लगा हुआ था। जब से हमने मकान यहाँ पे लिया है, पहले दिन से ही स्टार्ट हो गया था उसका टॉर्चर बना। हमें लगा कि हमने बहुत ज़्यादा गलत जगह में फंस गए हैं, और हमने भाई पैसों का जुगाड़ करना चालू करा। वो कभी किसी बात पे हमें टॉर्चर करता, कभी किसी बात पे फ़ोन करके धमकियाँ देता, यहाँ से मकान खाली करो, अगर नहीं रहना तो धमकियाँ देने लग गया था। फिर वो धीरे धीरे अपने किसी ना किसी बहाने अपने लड़कों को, दोस्तों को, जो भी थे उसको भेजने लग गया था बहाने से, क्योंकि उसे पता था मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड काम करते हैं, किसी भी टाइम उनकी ड्यूटी होती है। तो हम तंग आके हमने पैसों का बंदोबस्त कर लिया, यहाँ से खाली करने वाले थे। तो लॉकडाउन लग गया, हमारी उनसे सारी बात भी हो गई थी। लॉकडाउन लगने के बाद में मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई। जॉब छूटने के बाद हम यहाँ पे फिर फंस गए मैडम। फिर उसके भाई का गंदी गंदी गालियाँ देने के लिए फ़ोन आता, मेरे नंबर पे आता, कभी मेरे हस्बैंड के नंबर पे आता, कभी इतनी गंदी गंदी बातें करता। हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेरा बच्चा भी छोटा है, मैं खुद बीमार रहती हूँ। मेंटली हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। उसी वजह से हम दोनों में भी आपस में तू मैं हो जाती थी। हम चाह रहे थे कि बस जल्दी से जल्दी यहाँ से हम खाली कर दें। अब उस जो मकान मालिक है, हमारी लेडीज़ है, विडो है, बस वो उसी का टैग लगा के घूमती है। वो कहती है मैं विडो हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो भी देखता है मेरा भाई देखता है। मैंने बोला भाई बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहा है, आप देखो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, यहाँ पे गालियाँ खाने नहीं आए। वो हर बार यही कहती कि नहीं वो पी के बोलता है, बेचारा बहुत शरीफ है, वो पी लेता है तो ऐसा हो जाता है, उसको नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, मैं उसको समझा दूँगी। हमने उनको कॉल कर करके दुखी हो गए हम लोग कि भाई अपने भाई को बोलो वो कॉल करवाना बंद करे, बंदों से कॉल धमकियाँ दिलवाना बंद करे, हम कुछ नहीं करें, यहाँ पे बंदों को भेजना बंद करे, हमें यहाँ से खाली करना, थोड़ा टाइम दे दे। लॉकडाउन के बाद जब हम यहाँ पे फंस गए तो 2 महीने का रेंट चढ़ गया। अब उसको बहाना मिल गया आने का। पहले तो वो नीचे से बिजलियाँ काटने लग गया, लाइट काट जाता, हम ठीक करवा लेते, फिर कहता डेसू वाले काट गए। फिर वो यहाँ पे लड़के भेजने लग गया कि हाँ भाई ये वाली पेमेंट दे दो, डेसू की पेमेंट दे दो। हम हर चीज़ से हैंडल करे जा रहे, चुपचाप बर्दाश्त करे जा रहे, कुछ नहीं कर रहे उसके खिलाफ, ना उसकी कंप्लेन कर रहे। सारा मामला शांत हो गया, बिजली का बिल भी भर दिया, सब कुछ बात हो गई। राखी की शॉपिंग थी, उस दिन सैटरडे था, शनिवार की शाम को रात को हम लोग शॉपिंग करके आए। यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, रात को ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा कोई पीटता है, मेरी बेटी वहीं खेल रही थी पास में, वो डर जाती है। अब मैंने खोल के देखा तो उसका भाई सामने खड़ा हुआ था, खूब ड्रिंक कर रखी उसने। तो मैंने बोला भैया 1 मिनट रुको, मैं चुन्नी ले लेती हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद करके, मेरे हस्बैंड फ़ोन पे बात कर रहे थे, उनको बोला कि देखो बाहर वो शराब पी कर आया है। तो कहते रुक। मैंने गेट खोला, मैंने कहा भैया आप यहाँ पे शराब पी के क्यों आए हो, पहली बात तो, और जब आपसे बातचीत हो ही नहीं रही तो आपका आने का क्या मतलब बनता है। तो वो गंदी गंदी गालियाँ मुझे देने लग गया, गाली गलौज स्टार्ट करी। ये बात सुन के मेरे हस्बैंड बाहर गए कि हाँ भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है तू दारू पी के, जब तेरे से बात हो गई है, सारी बात क्लियर हो गई, तो तेरे यहाँ पे आने का मतलब क्या है। जो भी बात करनी सुबह आके करिए सोफ़े में, अगर तेरे को कोई दिक्कत हो रही है तो। मेरे हस्बैंड वीडियो बनाने लग गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, वो इसी मूड से आया था। वो तो बाई चांस मेरे हस्बैंड घर पे मिल गए उसको कि या तो इसको मार के जाऊँगा या तो कुछ ना कुछ कांड करने के पर्पज़ से वो आया ही था। नीचे एक लड़का और खड़ा करके आया था। अब देख लिया मेरे हस्बैंड खड़े हैं, तो उसने चिल्ला चिल्ला के पहले तो मेरे हस्बैंड को मारना चालू कर दिया। पहले उनका फ़ोन तोड़ दिया और उन पे हाथापाई चालू कर दी। ये देख अब मैं देख रही हूँ कि मेरा हस्बैंड को लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो मैं तो बोलने आऊँगी ना, मुझे ये लगा भाई मैं आगे आऊँगी तो हो सकता है वो पीछे हट जाए। मैं तो इसी पर्पज़ से आगे आई, मैं भैया छोड़ो लड़ाई झगड़ा छोड़ो, आप सुबह आना। मैं ये बात करती, इतने में मेरी बेटी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि मैं आगे हो गई थी बात करने के लिए। मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को देखने के लिए
वापस आए गेट में, क्योंकि वो अंदर आया था, फिर धीरे धीरे उसको हम बाहर लेके गए बातचीत करते हुए। तो मेरी बेटी को संभालते इतनी देर में उसने मुझे यहाँ से पकड़ा, गिरबान से पकड़ा, और सीढ़ियों पे घसीटता हुआ मुझे लेके गया, नीचे घसीटता हुआ लेके गया। वहाँ उसने मेरे चिल्ला चिल्ला के, वो शुरू में ही बोला था तुम दोनों की यहाँ समाधि बना के जाऊँगा, अगर मैं तेरा रेप भी कर लूँगा ना तो तेरा हस्बैंड फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। दिल्ली पुलिस मेरी जेब में है, जेब में लेके घूमता हूँ मैं, बंद भी हो गया तो 2 दिन में छूट के आ जाऊँगा, अगर तुम्हारा मर्डर भी कर दूँगा तो मैं किसी से नहीं डरता मैं। वो लेके गया, मेरे ऊपर के कपड़े फाड़ दिए उसने, कुर्ती फाड़नी चालू करी जब, और फिर मैंने मुक्के मारे। मुझे इतना कुछ बहुत जल्दी हुआ, जब वो मुझे मुक्के मारने लगा मुझे लगा, और यहाँ पर उसने नीचे वाले कपड़ों पे हाथ मारा, मुझे लगा अब सारी चीज़ छोड़ के मैं पहले नीचे वाला पोर्शन पकड़ लूँ अपना, वो ना उतरने दूँ। मैंने पूरी जान लगा के अपना नीचे की अपनी पजामी पहनी हुई थी, मैंने वो पकड़ ली टाइट से। तो नीचे वाले फ्लोर पे, नीचे वाले सीढ़ियों पे मैं लेटी पड़ी थी और वो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था। तो वहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी थी, जब देखा कि भी इसका हाथ नहीं हट रहा तो उसने मेरे हाथों पे लकड़ियाँ मारनी चालू करी। वो रेप करने की कोशिश कर रहा था, और हाँ, वो कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहा था, कपड़े फाड़ रहा था। अब वो पूरे फट जाते तो रेप तो करता ही करता। तो मेरा तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना क्या चीज़ें, सब कुछ इतना अचानक हुआ, मैं क्या करती क्या नहीं करती। तो लकड़ियाँ उठा के जब उसने मेरे को मारना चालू करा, मेरे घुटने पे मारता क्या, एक टूटती फिर वो दूसरी उठा लेता, दूसरी टूटती वो तीसरी उठा लेता, और मैं उसको देख रही हूँ मेरा हाथ यहाँ से नहीं हिला। उसने मेरी उंगलियों पे लकड़ियाँ मारनी चालू करी। आपने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की, उसने बहुत बुरी तरह पीटा। लेकिन और वो पूरा फोर्स कर रहा था कि मैं किसी तरह से इसके नीचे के भी कपड़े उतार दूं, ऊपर के थे वो फाड़ ही चुका था। और मैं चिल्ला रही हूँ पुलिस को फ़ोन कर दो, मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे हैं, और वो भी बीच बचाव भाग के करने में आए, बीच बचाव हाथापाई फिर से हुई। तो करते करते मैं बेहोश हो गई, मैं वहीं सीढ़ियों पे ही पड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता फिर क्या, मेरे हस्बैंड ने बीच बचाव करा, पुलिस को फ़ोन करा, नीचे वाले सब देख रहे थे तो उन्होंने भी फ़ोन करा पुलिस को, शायद उसने गेट बंद कर दिया था, भगवान जाने, हमें नहीं पता। लेकिन मदद के लिए उस टाइम पे तो कोई नहीं आया था, बाकी उन लोगों ने मदद करी। फिर मेरे को कपड़े डाले मेरे ऊपर, चुन्नी डाली अपनी, और फिर जब मैं पुलिस वाले आए थे तब मुझे होश आए, उनके आने से थोड़ी देर पहले। फिर वो लेके गए हॉस्पिटल में, वहाँ फिर मेरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद से ये है कि वहाँ पे तो जब मुझे होश आया, तो होश में थी मैं जब वो मेरे हस्बैंड का स्टेटमेंट ले रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं मेरी वाइफ का तो स्टेटमेंट लो, कहते हैं हाँ लेडीज़ आएगी वो लेगी। एक दिन बीत गया, सुबह छुट्टी मिल गई, हम राखी वाले दिन पूरा दिन वेट करते रहे, कोई नहीं आया मेरी स्टेटमेंट लेके, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अब पुलिस वाला कहता है कि मैं आपके साथ हूँ। अब वो क्या क्या बता रहा है, क्या धारा डाली। मैंने फ़ोन देखा, जब मुझे थोड़ी सी ठीक हुई मैं, फ़ोन में मैं क्या देखती हूँ, वो तो राखी बना रहा है, राखी का स्टेटस डाला हुआ। पुलिस वाले कहते हैं हमने उसको जेल में डाल दिया, वो उसे अरेस्ट किया ही नहीं था। हाँ पता नहीं मैम, वो पुलिस वाले कह रहे हैं हमने अरेस्ट करा था, संडे को जो जी धारा लगी थी वो हमने कोर्ट लेके गए हैं, और शाम को उसकी संडे शाम को उसकी बेल हो गई, और बेल के बाद वो राखी बना रहा अपने घर पे, तो हम उसको नहीं रख सकते। हमने पूछा जी कौन सी धारा लगाई है आपने, कहते जी वो जो लड़ाई झगड़े वाली होती है ना वही लगी है, जो हुआ है एक्चुअली, और कोई उस पर सिर्फ एक ही धारा लगा के उसको छोड़ दिया, उसके आराम से बेल हो गई है। उसके आराम से बेल हो गई। मारपीट एक सबसे पहली बात तो एक औरत पर नहीं कर सकते हैं, एक औरत को मारने के अलग अलग धाराएं होती हैं, मारपीट की अलग धारा होती है, रेप करने की कोशिश की अलग धारा होती है, कोई धारा नहीं लगी हुई। नहीं, वो कहते जी ये तो रेप का बनता ही नहीं है, रेप तो हुआ ही नहीं है। अगर आपको फ़ोन करता या कोई ऑफ़र देता या सेक्सुअली अब्यूज़ करने की कोशिश करता पहले से तो धारा लगती, नहीं तो अभी तो कोई रेप वेप की धारा नहीं है। अच्छा, और मैंने सुना कि ये सब होने के बाद उनकी बहनें आई थी आपको धमकी देने। हाँ जी, उनकी बहनें आई थी यहाँ पे, पहले तो हाथ जोड़ के हमारे सामने, मैं सो रही थी, मैं उस टाइम पे हॉस्पिटल से आई थी, जब मेरे हस्बैंड को बोलते जी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, वो हमारे 6 बहनों का एक ही भाई है, हमारे तो कोई है ही नहीं, तो अगर वो जेल चला जाएगा तो हम क्या कर लेंगे। पहले उन्होंने आराम से बात करी है, तो मेरे हस्बैंड ने जो बोलना था उनको बोल दिया, नीचे जाके क्या कहते ठीक है जो आपको करना है कर लेना, अभी वो छूट के आ जाएगा, हम बेल करा रहे हैं उसकी, छूट के आ जाएगा, वो आके उसके बाद जो करता है ना, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
अच्छा, इस तरह की धमकी दी थी उन्होंने? धमकी क्यों? क्योंकि उसकी जो बहन है, पता नहीं उसका नाम हमें नहीं पता, वो खुद ही यहाँ पे तिलक नगर थाने में कोई पोस्ट पे है। और वो लोग आपसे ज़्यादा राजीनामा करवाना चाह रहे हैं अभी? राजीनामा के लिए अभी तक भी फोर्स कर रहे हैं हमें, और अभी तक हमारी कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। सिर्फ वो बुलाते हैं। कल भी मुझे स्टेटमेंट के लिए बुलाया था, वो भी मैं खुद, जब मैंने महिला आयोग में दोबारा कंप्लेंट करी थी तब उनका फ़ोन आया था, जी आ जाओ आप स्टेटमेंट ले लेते हैं आपकी। तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखिए, और आप वो आप बताइए कि किस तरह का व्यवहार रहा पुलिस का आपकी तरफ? पुलिस का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो पहले ही मुझे अकड़ के दिखा रहा था पुलिस वाला। मैं उनसे कुछ पूछती, वो कहता जी ऐसे नहीं होता, जी ऐसे नहीं होता, आपको कुछ नहीं पता, आप मेरी पूरी बात सुनो। फिर मैंने, वो जब लिख रहा था लेडी कांस्टेबल के सामने, तो मैंने 2 शब्द कुछ पूछ लिए, तो उसने स्टेटमेंट फाड़ के फेंक दी कि लो जी खुद लिख लो। उसे पता था हमारे हाथों में चोटें लगी हुई है, जाओ जाके वकील कर लो, मैं तो आपके साथ में हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपका साथ दे रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो जो करना है वो खुद से कर लो, मैं कुछ नहीं कर। उन्होंने भी बदतमीजी की? हाँ जी। और अब तक एफआईआर नहीं लिखी गई आपकी? अभी भी फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले, हमने पूछा भाई एफआईआर लिख दी? कहते नहीं आप सोच लो। कहते नहीं हमने सोच लिया पूरा फुल एंड फाइनल, आप एफआईआर लिख लो। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कब तक बताएंगे आप? कहते हाँ हम देखते हैं वो। तो अभी तक भी कुछ बताया नहीं है? अभी तक कुछ नहीं। एफआईआर जबकि उसी टाइम लिखी जानी होती है। वो कहते हैं कि एफआईआर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 5-7 दिन लग जाते हैं एफआईआर लिखने में, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। हमने बोला जी हमें तो पता नहीं है कुछ भी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ में, लड़ाई झगड़ा तक हमने कभी नहीं करा। तू तो मैम तो मैम सब देखो सबकी होती है, बाकी ऐसा कभी हम लोग एक्सपीरियंस तो है नहीं। कहते हैं ठीक है, जो जो लगाई थी धारा वो है, आप लोग सोच लीजिए, आपके भाई साहब को बुला लीजिए, इनको बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए, बस इसी टालम टोली में लगे जा रहे हैं। तो पुलिस में जैसे महिलाएं जो थी, किसी ने भी आपका कोई सपोर्ट किया वहाँ पर? नहीं, कोई नहीं थी, एक ही लेडी कांस्टेबल थी, वो थोड़ा सा पोलाइट थी, लेकिन वो भी सिर्फ सिंपैथी दे सकती थी और कुछ नहीं कर सकती। कुछ एक्शन नहीं ले रहे? नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे अभी। मुझे ऐसा लग रहा है वो अभी तक कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दबाव डाल रहे हैं कि हम वापस ले लें। अब वो नीचे वालों से भी बात कर रहे हैं जो सामने थे कि बयान बदल ले, जो भी करे भगवान जाने, हमें कुछ नहीं पता अभी कि हमारे साथ अब चल क्या रहा है। और जब से आप यहाँ पर रहे थे, शुरू किया था रहना, तो क्या किस तरह व्यवहार करता था ये मकान मालिक आपके साथ? ये तो हमेशा ही पी के फ़ोन करता था। पहले कहता जी आप मेरी दीदी जैसे हो, मेरी 6 बहनें हैं, आप जैसे मेरी बहनें, बाकी आप जैसे हो। 2 मिनट बाद में दूसरा कॉल आता, तेरी माँ की तेरी बहन की यहाँ से खाली क्यों नहीं करती, तेरे को ये दिक्कत है तो खाली कर, तेरे को वो दिक्कत है तो खाली कर दे। सीधी गंदी गंदी गालें देते, मैं ये भी काम नहीं करवाऊँगा, मैं वो भी काम नहीं करवाऊँगा, तुम्हें रहना है तो रो, नहीं रहना है तो दफाओ। शुरू से ही वो ऐसे बोलता था। फिर वही तंग करने के तरीके नए मिल गए, क्योंकि डायरेक्ट मैंने उसकी बहन से बात करी, उसकी बहन ने उसे समझाया होगा। अब वो डायरेक्ट तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो वहाँ पे किसी ना किसी बहाने, कभी दिन में कोई लड़के आ रहे हैं, हाँ जी मकान दिखा दो, दूसरा लड़का आ रहा है जी उसने भेजा है, हम उसको फ़ोन करते कि आपके यहाँ से आ रहे, कहते नहीं हमने तो किसी को नहीं भेजा। जब उन्होंने नहीं भेजा अपने मकान के लिए, हाँ किसी ना किसी बात पे परेशान करते थे। मतलब हर तरीके से ये लोग कभी किस बात पे, कभी किस बात पे, या तो खुद परेशान करते या तो अपने लड़के किसी ना गुंडे वगैरह को भेजते थे, मेरे हस्बैंड को धमकियाँ दिलवाते थे। अभी आप क्या चाहती हैं पुलिस से? कोर्ट केस वगैरह सब चाहती हैं? मैं बिल्कुल चाहती हूँ। अब जब इतनी सी बात हो गई, मैं मरते मरते बची हूँ मैम। आपने भी मेरी हालत देखी है, उस टाइम पे मैं ये सोची अभी तक मैं ज़िंदा कैसे हूँ। जो सिचुएशन थी, मैं तो मर चुकी थी, मेरी बच्ची छोटी है, मेरे हस्बैंड हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, तो केस अभी हमारा ना तो हो रहा है और ना एफआईआर लिखी जा रही। मैं यही चाहती हूँ जल्दी से जल्दी हमें इंसाफ मिल जाए। जब ऐसे लोगों को जिनका कुछ इशू नहीं होता, वो चीज़ें वायरल करके उनको इंसाफ मिल जाता है, तो अब मेरा तो सीन कुछ और ही लेवल पे पहुँचा दिया, तभी भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी पहुँच ज़्यादा है, वो पैसे वाले हैं, इसलिए हम दब के बैठ जाएं। या तो फिर वही गरीबों की सुनवाई नहीं है तो पिट के दब के बैठ जा क्योंकि किराएदार हैं, या तो फिर दिल्ली से उम्मीद ही छोड़ दो कि दिल्ली में कोई लेडी सेफ रह सकती है। और जो आप हॉस्पिटल गई थी तो क्या क्या हुआ है आपके साथ? कहाँ कहाँ लगी आपको? क्या बोले डॉक्टर? लगी तो मैम पूरी बॉडी में ही है, एक्सरे हुआ है, सब कुछ हुआ है। और यहाँ पे ये मांस फटे हैं, घुटनों के मांस फट गए, ब्रेस्ट पे उसने मारा था, ब्रेस्ट पे हाथ लगाया था,
उसका मांस फट गया है, इतनी बुरी तरीके से हाथ लगाया था उसने, बहुत जगह नीलें पड़ी हुई हैं, जख्म हो गया है अंदर आपके? अंदरूनी जख्म हुए हैं, सारे के सारे अंदरूनी ही जख्म हुए हैं। मतलब डंडियों से, हाथों से? मुक्के से मारा उसने, जितना मार सकता था वो, जितनी अपनी एक साल से भरा बैठा था शायद वो, उसे मौका नहीं मिला, इसलिए वो सीढ़ियों पे खींच के ले गया। अगर मैं कमरे में तक तो आ ही गया था, अंदर की तरफ तो उसका पैर था, मैं अकेली होती तो वो उस दिन कुछ भी करता मैं, वो हो सकता है मैं मेरे को मार के मेरी लाश के साथ भी कुछ भी करता। वो इतना पागल हो चुका था उस टाइम पे। और ये प्लानिंग एकदम की नहीं होती, पता नहीं कब से उसने मौका सोचा हुआ था। आज की बात नहीं थी मैम, वो आज नहीं आता तो वो तो कल आता ही आता। मेरे साथ हुआ है, ये नहीं कि मैं रेंट पे रह रही हूँ, मैं यहाँ रह रही हूँ, इसके बाद जो आएगा उसके साथ नहीं, किसी भी लेडी के साथ में ये दोबारा ना हो आज से। इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, साथ देने वाला कोई नहीं है, और गरीब हैं हम लोग, किराए पे रहते हैं, पैसे वाले हम हैं नहीं। तो मुझे बस ये चाहती हूँ कि वह उसको सज़ा मिले, जो उसने काम करा है। उसकी इतनी हिम्मत थी, वो ऐसे इतना कुछ कांड करके चला गया, उसकी हिम्मत दोबारा ना हो किसी लेडी को देखने की भी, सर उठा के देखने की भी, वो करने की भी ना सोचे, उसको जेल में डाला जाए। जो इंसाफ होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ था, आपके माध्यम से मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ जल्दी से जल्दी। यह घटना जो हमारे सामने आई है, ये बेहद ही दुखदाई और दर्दनाक वारदात जो है यहाँ पर हुई है, ये किसी भी इंसान को झकझोर कर रख देगी। तो जहाँ पर आज महिला को इतनी इज्जत दी जाती है, इतना सम्मान दिया जाता है, वहाँ जानवरों जैसा सलूक इनके साथ कुछ हुआ है। इनकी कोई गलती नहीं थी, इस तरह का अत्याचार प्रताड़ना इनको झेलनी पड़ी। ये बेहद ही ज़्यादा एक बुरी घटना है, जो कि हमारे समाज को आईना दिखा रही है कि इस तरह के कुछ लोग अभी भी इस वक्त मौजूद हैं, जो एक औरत को जानवर की तरह पीट सकता है, उसका इतना ज़्यादा बुरा हाल कर सकता है, रेप करने की उसने कोशिश की, उनका आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस इस वक्त पहुंची है। तो हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या हमारा पुलिस प्रशासन इतना कमज़ोर है कि एक आम इंसान अपनी शिकायत भी दर्ज नहीं करवा सकता है? उसके बावजूद किसी भी तरह की हेल्प और सपोर्ट इनको अब तक नहीं मिली है, और जिसने मारपीट की है वे अभी इस वक्त बाहर है, उसे जेल में नहीं डाला गया है, कोर्ट में पेशी नहीं हुई है, कोई केस नहीं हुआ है, यहाँ तक कि केस की कोई शुरुआत ही नहीं हुई है। तो हम ये जो दिखा रहे हैं, ये एक समाज का आईना है कि किस तरह एक आम इंसान को इन सारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। तो आखिर कब तक हमारा पुलिस प्रशासन जो है सख्त बनेगा और एक आम इंसान को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा? एक कोर्ट केस सालों साल लंबा खिंचता रहता है, लोग सिर्फ और सिर्फ लापरवाही दिखाते हैं यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हमारे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो प्रशासन है इसमें कुछ सख्ती आए, एक आम इंसान के लिए मदद की उम्मीदें जल्द से जल्द मिले इनको। और यहाँ ये जो केस हुआ, हम नहीं चाहते कि इस तरह के मामले किसी और महिला पर आगे गुजरे। तो कानून को इस वक्त ऐसे ही और जानकारी भरी अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, समझो दिल्ली।